स्वागत है आप सभी का डीजे एजुकेशन चैनल में। आज आपके लिए लेकर आए हैं रीट 2018 के संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। उसमें आपके लिए साइंस, मैथ और एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन भी होगा। चलिए, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है। अर्थात यहाँ पर पूछा है कि शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्तिगत। तो फ्रेंड्स, व्यक्तिगत विभिन्नता का जो उपयोग किया जाएगा उसमें बालकों को योग्यता अनुसार समूह में विभक्त किया जाता है और बालकों के विभिन्नता के अनुसार करिकुलम या सिलेबस को एडजस्ट किया जाता है और बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षण विधियों को समायोजित किया जाता है। तो क्या नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। यदि पूनम की कलानुक्रमिक आयु तथा मानसिक आयु 9 साल है तो उसकी बुद्धिलब्धि का वर्ग होगा। तो फ्रेंड्स, बुद्धिलब्धि निकाल लेते हैं पहले। IQ का जो सूत्र होगा, IQ बराबर मेंटल एज बटा क्रोनिकल एज गुणा 100। तो इसका जो आंसर IQ का मान आएगा वो आएगा 100, और 100 90 से जो 110 IQ वाले IQ का वर्ग होता है वो होता है औसत वर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्कृष्ट। क्या होगा? उत्कृष्ट 110 से अधिक बुद्धि वाले बालक उत्कृष्ट श्रेणी में आएंगे, औसत से कम 90 से कम। प्रतिभावान बालकों की जो IQ है 140 से अधिक होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। निम्न में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है? तो फ्रेंड्स, स्वलीन बालक ऑटिज्म बालक होते हैं, अर्थात इनका कमजोर सामाजिक व्यवहार होता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार होता है, कमजोर संप्रेषण होता है, समाज के प्रति उतनी अधिक प्रतिक्रिया नहीं दे पाते जितने की सामान्य बालक दे पाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मात्रात्मक। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो मात्रात्मक अर्थात वृद्धि, जबकि विकास में क्या होगा? विकास में मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों प्रकार की व्यक्तिगत क्षमताएं उपस्थित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु उसके माता पिता और शिक्षक क्या क्या कार्य कर सकते हैं? तो ऑप्शन पढ़कर देखते हैं। लैंगिक शिक्षा से संबंधित उसे ज्ञान दे सकते हैं, उचित वातावरण उसे प्रदान करते हैं और उसे परामर्श देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। क्रियात्मक शोध व्यवहारिक समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। तो त्वरित अचानक जो चिंता युक्त समस्या होती है उसके ऊपर केंद्रित होता है और रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है। प्रणाली में खुला परिवर्तन हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, जबकि क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता नहीं करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। एक टीचर है जो कक्षा में थार्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, तो इसे क्या लागू नहीं करना चाहिए? तो एक एक करके ऑप्शन पढ़ते हैं। बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए ताकि वे कार्य करने के लिए सही रूप से प्रेरित वो हो सकें, यानी कि ये जो है थार्नडाइक का तत्परता से संबंधित नियम है। उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, तो ये अभ्यास से संबंधित नियम है। थार्नडाइक का जो मुख्य नियम है अभ्यास का नियम है, जहाँ तक वो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप में करने की कोशिश करना चाहिए। तो ये उत्तेजक की तीव्रता से संयम से संबंधित नियम है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में अर्थात बचपन में कुछ बालक अपने तथा दूसरे के जो नज़रिया है उसमें फर्क करने में अक्षमता महसूस करते हैं, अयोग्य होते हैं नज़रिए को फर्क करने में, तो इसे कहेंगे ईगोसेंट्रिसिज्म, हमें याद रखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक कथन दिया हुआ है और उसका राइट आंसर पूछा है। तो फ्रेंड्स, हमें याद रखना पड़ेगा, डॉक्टर अल्फ्रेड एडलर ने ऐसा बोला है कि यदि कोई व्यक्ति या कोई बालक बार बार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है तो वह हीन भावना से ग्रसित होता है। याद रखना पड़ेगा ये कथन। अगला प्रश्न है, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बांडुरा तथा वाल्टर ने बल दिया है। तो बांडुरा तथा वाल्टर ने जो बल दिया है, अनुकरण का सिद्धांत दोनों ने दिया था, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा निरीक्षण युक्त अधिगम। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित कक्षा में शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। तो शिक्षकों के कार्य कौन कौन से होते हैं? एक बार ऑप्शन पढ़कर देखते हैं। शिक्षक को पाठ्यक्रम एक निश्चित टाइम में पूरा करना होता है, बिल्कुल ठीक है। अगला देखते हैं, विद्यालय के लिए खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, नहीं। जबकि विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए, बिल्कुल समय का पाबंद होना चाहिए। हर बालक की क्षमता को ध्यान रखकर उसे अतिरिक्त मार्गदर्शन या अनुभव प्रदान करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षक को खुद को ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये शिक्षक का कार्य नहीं माना गया है। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार, तो हम यहाँ पर देखते हैं नैतिकता की अवहेलना करते हुए, अर्थात सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना जिसमें की जाती है फ्राइड के अनुसार इड में की जाती है। खाओ पियो मौज करो,
नैतिकता की अवहेलना, नैतिकता से परे, सत्यता से परे, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होगी वो इड में समायोजित होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। तो फ्रेंड्स हमें ये याद रखना पड़ेगा किस तकनीक में बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है और बाद में उसे अपने लाभ में चेंज कर लेता है, तो इसे टोकन इकोनॉमी कहेंगे। टोकन इकोनॉमी में क्या होगा, बच्चा पहले किसी चीज़ को हासिल करेगा और फिर बाद में उसे अपने लाभ में बदल लेता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। समायोजन पद्धति के दौरान विद्यार्थी, तो इसे एक बार थोड़ा सा उदाहरण से देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक बच्चा है जिसने कोई गलती कर दी, एक बालक ने, तो वो गलती को तो स्वीकार करना चाहता है लेकिन शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले दंड से भी डर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो है, तो फ्रेंड्स कुर्ट लेविन के द्वारा द्वंद्व के प्रकार बताए गए थे और द्वंद्व के प्रकार में बताया था, उसमें कहा था कि एक सकारात्मक और एक नकारात्मक स्थिति होगी तो उसे पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति कहेंगे। पद्धति में दोनों सकारात्मक होगी, वर्जन में दोनों नकारात्मक आएगी, जबकि पद्धति वर्जन में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक प्रकार का द्वंद्व होगा। अर्थात एक बालक है जो अपनी गलती तो स्वीकार करना चाहता है लेकिन शिक्षक के द्वारा दिए जाने वाले दंड से डर रहा है। इसी का एक और उदाहरण देखें पद्धति वर्जन विरोधाभासी स्थिति का, कि गाड़ी तो खरीदनी है लेकिन पैसा नहीं है, तो वो भी पद्धति वर्जन या उपाहार परिगम व्यवस्था उपागम परिहार विरोधाभासी परिस्थिति में आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तो तथा असामान्य व्यवहार को बार बार करता है, तो फ्रेंड्स इसे कहेंगे ऑटिज्म प्रकार के बालक, जो कि समाज के प्रति कमजोर प्रतिक्रिया देते हैं तथा रूढ़िबद्ध व्यवहार करते हैं, संप्रेषण में कमी रखते हैं। ऐसे बालक ऑटिज्म स्वलीन बालक होते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं। अगला प्रश्न है किशोरावस्था की ऐसी आदतें जिसमें स्वयं को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है, तो इसे कहेंगे फ्रेंड्स, याद रखना पड़ेगा एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये बालिकाओं में ज़्यादा पाई जाती है, स्वयं को भूखा रखने की प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया गया है, तो फ्रेंड्स ये एक स्टार प्रश्न है, ये डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, फ्रेंड्स सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत कॉलर के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों के विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में कार्य करती है, तो फ्रेंड्स ये जो है भारतीय पुनर्वास परिषद, तो भारतीय पुनर्वास परिषद विकलांगों के पुनर्वास के रूप में तथा उनके प्रशिक्षण में के तौर पर कार्य करती है, इसे भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा वो हर चीज़ का जवाब जानना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये जो है पूर्व संचालन, जीन पियाजे ने जो वर्गीकरण किया था, पूर्व संचालन प्री ऑपरेशन प्रकार की स्थिति है जो 2 से 7 वर्ष तक की स्थिति होती है। इस स्थिति में बालक जो है सभी प्रश्नों के जवाब चाहता है। अगला प्रश्न है ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द लगभग 1 महीने की उम्र में बोलते हैं, सॉरी 1 साल की उम्र में बोलते हैं। 1 साल में बालक 2 या 3 सार्थक शब्दों का उपयोग करने लग जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक कौन है। बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था, जो इसने प्रारंभ में बुद्धि के 9 तत्व बताए, बाद में जिसने प्रारंभ में बुद्धि के 7 तत्व बताए और बाद में 9 प्रकार के कर दिए गए। अगला प्रश्न है निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद पर अत्यधिक बल दिया, तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक तथा संस्कृतिवाद पर बल दिया, बालक के जीवन पर समाज का प्रभाव का अध्ययन किया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सहायक सामग्री नहीं है, तो फ्रेंड्स दृष्टिबाधित बालक के लिए बड़े प्रिंट की किताबें काम में ली जाती है, वाणी संश्लेषक के माध्यम से भी वो पढ़ाई करते हैं, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबों से भी वो पढ़ाई करते हैं, जबकि पाठ्य पुस्तक का अनुपूरक सप्लीमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक इनके लिए उपयोगी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रवण में विकृति जो मापी जाएगी डेसिबल में मापी जाएगी, जबकि हर्ट्ज में ध्वनि की आवृत्ति को मापा जाता है, ध्वनि की आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, जबकि विकृति को डेसिबल में मापा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से सूक्ष्म चलन कौशल कौन सा है, तो सूक्ष्म चलन कौशल लिखना होता है, जबकि बाकी तीनों स्थूल कौशल के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है स्कीमा का अर्थ क्या है, तो स्कीमा जो है हमारी मेमोरी में लंबे समय तक जो सूचना के पैकेट्स इकट्ठे होते हैं उसे स्कीमा कहेंगे, जीन पियाजे के द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत
सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, तो सूचना प्रक्रमण सिद्धांत हमें किसने दिया था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत भी इसे कहेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने, तो शिक्षणीय वर्ग 70 से 90 होगा। अगला प्रश्न है, अनुवांशिकता की इकाई कौन सी है? तो अनुवांशिकता की जो इकाई है वो जीन होती है। अगला प्रश्न है 31, हिंदी के पाठ पर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगला प्रश्न है, मैं केवल इसीलिए यहाँ आया था, तो यहाँ पर केवल का उपयोग सार्थक नहीं है, अर्थात मैं इसीलिए यहाँ आया था ये ठीक वाक्य है, तो केवल का उपयोग उचित नहीं है, तो अव्ययी संबंधी अशुद्धि इसमें हो जाएगी। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, कौन सा रूप सही है? तो जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, ये वाक्य सही है। अगला प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, कौन सा लोकोक्ति का अर्थ है? तो एक एक करके पढ़ते हैं। ऊँट के मुंह में जीरा, ऊँट के मुंह में जीरे का आशय है जरूरत से कम वस्तु प्राप्त होना। ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा अधिक और गुण कम होना। एक अनार 100 बीमार, अर्थात मांग अधिक और वस्तु की पूर्ति कम हो। आधा तितर आधा बटेर का क्या आशय होगा? बेमेल वस्तुओं का जोड़, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घास काटना, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिना गुणवत्ता का ध्यान रखे हुए जैसे तैसे काम को निपटाना। तो ये फ्रेंड्स डिलीट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, उद्बोधन विधि का उपभेद नहीं है, तो उद्बोधन विधि के भेद कौन कौन से? दृश्य विधान है, कहानी विधि है और अभिनय विधि भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवाद, ऑप्शन नंबर डी। उद्बोधन विधि के भेद कौन कौन से हैं? दृश्य विधान विधि, कहानी विधि और अभिनय विधि। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जा सकती है? तो फ्रेंड्स व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र विधि से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती है, क्योंकि भाषा संसर्ग विधि में केवल व्यवहारिक पक्ष पर ही बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, B.S. ब्लूम ने कौन सा नवीन आयाम दिया? तो B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक में शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया और उसमें मूल्यांकन उपागम नामक नवीन आयाम जोड़ा। अगला प्रश्न है, विश्लेषण विधि में प्रयोग होता है, तो विश्लेषण विधि में क्या होता है? विश्लेषण विधि में शब्द से वर्ण की ओर चला जाता है। विश्लेषण विधि में समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, तो ये डिलीट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर पर हो जाना चाहिए? तो फ्रेंड्स वर्तनी से संबंधित ज्ञान बहुत ही आसान है, हमें पता है प्राथमिक स्तर पर बालक को हो जाना चाहिए। निम्न में से भाषिक सामग्री है, तो भाषिक सामग्री शब्दावली भाषिक सामग्री के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, बुलेटिन बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड सूचना पट्टी के रूप में कार्य करता है या काम में लिया जाता है? तो ये दृश्य सामग्री ऐसी सामग्री होती है, ऐसी सहायक सामग्री होती है जिसमें केवल देखा जाता है, देखकर सूचनाएं प्राप्त की जाती है, जबकि दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री में उसे देखा भी जाता है और सुन भी लिया जाता है, जैसे टेलीविज़न है। अधिक विश्वसनीय परीक्षण प्रमापीकृत परीक्षण होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रमापीकृत परीक्षण बहुत ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं। ये जो परीक्षण होते हैं ये प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने में उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है, CCE में व्यापकता का आशय किससे नहीं है? तो फ्रेंड्स CCE के अंदर जब मूल्यांकन किया जाता है तो विषय की व्यापकता का ध्यान रखा जाता है, उसके क्षेत्र का ध्यान रखा जाता है, उपकरणों की व्यापकता का ध्यान रखा जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्नों की व्यापकता का से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, एक बालक जरूरत से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ समझ रहा है, वह हीन भावना से ग्रसित है, तो आप क्या करेंगे? तो हमें उसे सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना पड़ेगा और उस बालक से पहले कारण जानना पड़ेगा और उसकी उचित समाधान करना पड़ेगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न में क्या होगा? मिलान प्रश्न इसमें शामिल होते हैं, विकल्पीय प्रश्न शामिल होते हैं, हाँ या ना से संबंधित प्रश्न शामिल होते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति से प्रश्न संबंधित शामिल होते हैं और सत्य प्रकार के प्रश्न होते हैं। मिलान प्रश्न क्या होते हैं? जिसके अंदर 2 कॉलम होंगे, 2 स्तंभ होंगे, एक स्तंभ के अवयवों को दूसरे स्तंभों के अवयवों से मिलाना पड़ता है। मौन पठन का लाभ है, तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है, मौन पठन से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। अगला प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है पूछा है यहाँ पर,
तो अच्छे जो मूल्यांकन होंगे वैध होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे, व्यापक होंगे, उद्देश्यनिष्ठ होंगे, समग्र होंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठता, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। तो रचनात्मक शिक्षण का उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा मिलती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पैराग्राफ दिया हुआ है और पैराग्राफ में पहला प्रश्न दिया हुआ है तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। तो फ्रेंड्स तिरस्कार का जब हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तिरह प्लस कार, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हीन भावना में कौन सा समास है। बहुत ही आसान प्रश्न है, विशेषण विशेष्य का प्रयोग हुआ है। भावना कैसी, हीन भावना, तो कर्मधारय समास इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष का विलोम बहुत आसान, अपकर्ष। स्वावलंबी क्या हो, स्वावलंबी बालक जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो स्वावलंबी कहलाते हैं। विदेशी शब्द बताइए। तो विदेशी शब्द राष्ट्र स्वदेशी है, व्यक्ति स्वदेशी है, निरंतर स्वदेशी है, जबकि दौरान विदेशी शब्द है। अगला प्रश्न नंबर 56, निम्न में से पुल्लिंग शब्दों से असंगत है, अर्थात पुल्लिंग शब्द कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार के शब्दों में कन्फ्यूजन हो तो वाक्य में प्रयोग करके देख सकते हैं। तो पहले पता लगाते हैं पुल्लिंग कौन कौन से। विनाश हो गया, वातावरण शुद्ध है या शुद्ध हो गया, परिणाम आ गया, जबकि स्थिति असामान्य हो गई या सामान्य हो गई। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ऐसा शब्द बताइए जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता। तो इस प्रकार का शब्द जल है, जल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपयोगितावाद क्या होता है। उपयोगितावाद सिद्धांत में अधिक से अधिक लोगों के द्वारा उपयोग लिया जाता है वस्तु का, और हित साधक धर्म उनके द्वारा निभाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59, यदि हम अब भी नहीं संभले तो उसके विनाशकारी परिणाम शीघ्र सामने आएंगे, अर्थात भविष्यत काल है। और संभावनाएं व्यक्त की गई है, तो आंसर हो जाएगा संभाव्य भविष्यत काल, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। चौराहा क्या होता है, चौराहा एक स्थान जहाँ पर चार रास्ते मिले हों, लेकिन यहाँ पर चौराहों शब्द लिया गया है, तो एक से अधिक स्थान जहाँ पर चार रास्ते मिलते हों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 61 जो कि संस्कृत के पार्ट से होगा, लैंग्वेज 2 से संबंधित होगा। प्रश्न नंबर 61, संस्कृत अध्यापन में भंडारकर मत अनुसार का पद्धति उपकारी का बहुत ही। तो फ्रेंड्स भंडारकर जो पद्धति है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और इसी का दूसरा नाम है व्याकरण अनुवाद पद्धति। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कस्या पद्धतो शिक्षणम सर्वमौखिक काम आसीत, अर्थात किस पद्धति में सब सारा कार्य मौखिक होता था। तो गुरुकुलों में प्राचीन काल में परंपरागत पद्धतियों में मौखिक रूप से पढ़ाई होती थी, पाठशाला में होती थी, गुरुकुलों में होती थी, जिसमें सारा कार्य मौखिक रूप से होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63, भाषा अध्ययन के अर्थ में अंतिम प्रयत्न होता है। तो हमें पता है अंतिम प्रयत्न कौन सा होगा भाषा के चारों कौशलों का, लेखन। इसका क्रम क्या रहता है, इसका क्रम होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अंतिम कौशल भाषा का हो जाता है लेखन, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत अस्ति, संस्कृत है, संस्कृत संश्लेषणात्मक भाषा है, याद रखना चाहिए। श्यामफट फलक के अत्यधिक उपयोग के लिए कौन सा सिद्धांत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है वाणी के रूप में भाव को प्रकट करने को क्या कहते हैं। तो भाव को प्रकट करने के लिए वाणी की सहायता ली जाए, इस प्रकार को हम कहेंगे भाषणम, अर्थात बोलना। अगला प्रश्न है लोकी का नाम ही साधु नामार्थनम वागनुवर्तते। तो यह पद कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना पड़ेगा उत्तर रामचरितार्थ से लिया गया है। अगला प्रश्न है 68, छात्रों में सुनने की अपेक्षा पढ़ने पर से अधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो सुनने की अपेक्षा पढ़ने पर अधिक बल दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पठन कौशल। अगला प्रश्न है आकाशवाणी या रेडियो किस प्रकार का साधन है। तो श्रव्य साधन ऐसे साधन जिससे केवल सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाए या सूचनाएं प्राप्त की जाए। आकाशवाणी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के निर्माण में कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। पाठ्य पुस्तक रोचक होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, उपयोगी होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर पूर्वोक्त त्रयपि, उपरोक्त तीनों। अगला प्रश्न है रिक्त स्थान की पूर्ति करना, सत्य असत्य प्रकार के प्रश्न का निर्णय, बहु समाधान प्रश्न, इस प्रकार की पद्धति कौन सी परीक्षा पद्धति होती है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा
वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द से क्या आशय है? तो उपचार का आशय होता है सभी त्रुटियों के दोषों का निराकरण करना या समाधान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न डिलीट था। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, इसमें आंतरिक मूल्यांकन पर कब बल दिया गया था? तो 1975 में बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की कार्य योजना कब संगठित हुई थी? तो 1968 में हुई थी। अगला प्रश्न है, मही बुझो इति पदे का विभक्ति, तो इसमें षष्ठी विभक्ति का उपयोग किया गया है, मही बुझो। अगला प्रश्न है, महाकवि इत्यत्र क समास अस्ति, तो महान कवि, कवि की विशेषताएं बताई गई है, विशेष से विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। वक्तुम, तो इसमें वक्तुम प्रकार, वक्तुम में तुमुन, तुमुन प्रत्यय ऐसे प्रत्यय होते हैं जिनमें तुम शेष रहता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। संधि कीजिए, तो संधि अध्य प्लस अपि, दीर्घ संधि हो जाएगी, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भवेत, भवेत में कौन सा लकार है? तो फ्रेंड्स भवेत में विधिलिंग लकार है, भवेत भवेताम भवेयु, पठेत पठेताम पठेयु। अगला प्रश्न है, पद्य में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। तो जब हम वर्णों की काउंटिंग करेंगे तो वर्ण इसके अंदर 19 हैं और 19 वर्णों वाला छंद होगा शार्दुल विक्रीडितम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूष्यंती में कौन सा लकार है? तो फ्रेंड्स भूष्यंती में लट लकार है, भूष्यति भूष्यत भूष्यंती। अगला प्रश्न है, वाणी एका में कौन सी संधि है? तो इसमें यण संधि हो जाएगी, वाणी प्लस एका, वाणी प्लस एका यण संधि। अगला प्रश्न है, स्नानम, तो स्नानम में कौन सा प्रत्यय है? तो स्नानम में लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय में यू शेष रहता है और यह यू अन में परिवर्तित हो जाता है। शब्दों में यदि नम या नम दिखाई दे तो उसमें लुट प्रत्यय होता है। अगला प्रश्न है, केयूराणी शब्द में कौन सा लिंग है? तो केयूराणी शब्द में नपुंसक लिंग है, फलम फले फलानी। वह गुरु से प्रश्न पूछता है, वह गुरु से प्रश्न पूछता है, इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इस वाक्य का संस्कृत में अनुवाद होगा फ्रेंड्स, स गुरुम प्रश्नम पृच्छति, अर्थात वह स पूछता है, पृच्छति गुरु से प्रश्न पूछता है, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा स गुरुम प्रश्न पृच्छन्ति। अगला प्रश्न है, मया फलानी खाद्यन्ते, इसका वाच्य में परिवर्तन करना है, तो मया का वाक्य में परिवर्तन हो जाएगा अहम, और अहम के साथ खाद्य में यूज होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। च इति वर्ण से उच्चारण स्थानम किम अस्ति, तो फ्रेंड्स च वर्ण या च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला प्रश्न है, स तस्य अनुगच्छति, स तस्य अनुगच्छति, यहाँ पर छठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, जबकि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स तम अनुगच्छति हो जाएगा। एक सुक्ति दी हुई है, सत्संगति किम न करोति पुंसाम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथय, अर्थात सत्संगति से व्यक्ति का उपकार ही होता है, तो सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। अगले पार्ट की तरफ चलते हैं, पहले एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, फिर विज्ञान और गणित के पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। तो एसएसटी के पेपर का सॉल्यूशन करते हैं, उसके बाद विज्ञान और गणित के पेपर का सॉल्यूशन कर लेंगे। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित हम भारत के लोग शब्द से क्या आशय है? हम भारत के लोग, अर्थात इसका आशय है भारत की संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संपूर्ण जो शक्ति है भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न है, अस्पृश्यता छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भाग 3 में 14 से 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो मूल कर्तव्य भाग 4 क में शामिल किए गए हैं, ठीक है, जबकि भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, भाग 6 राज्यों से संबंधित है और भाग 5 संघ या केंद्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो फ्रेंड्स भारत के संविधान में के जो अनुच्छेद नंबर 25 से 28 तक हैं, जिनमें धार्मिक स्वतंत्रता समानता का अधिकार दिया गया है, उसके अनुच्छेद 25 में लिखा हुआ है, धर्म मूल जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो
तो वापस से पढ़ लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 25 संबंधित है, तो अनुच्छेद 25 भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकता है और उसके प्रचार प्रसार को कर सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान कार्य हेतु समान वेतन। अगला प्रश्न है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए गणपूर्ति। गणपूर्ति का अर्थ है वह सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिसके उपस्थित होने पर कार्यप्रणाली को आगे बढ़ाया जाए या कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए। तो 1/10 लगभग 54-55 सदस्य लोकसभा की गणपूर्ति के लिए आवश्यक हैं। 1/10 भाग। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में एक मंत्री परिषद का प्रावधान है? संविधान के अनुच्छेद 74 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 243 में लिखा हुआ है राज्य का चुनाव आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, जो कि 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक वह उस पद पर आसीन रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। सही है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श के अनुसार सरकार प्रस्तावित विधेयक में आवश्यक संशोधन कर सकती है। सही है। बाध्य है नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको एक बार समझ लेते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 143 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति किसी संविधान के मामले पर या किसी संविधान की व्याख्या के मामले पर उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। अब उच्चतम न्यायालय चाहे तो परामर्श दे या ना दे, और अगर यदि उच्चतम न्यायालय परामर्श देता है तो केंद्र सरकार या राष्ट्रपति उस परामर्श को चाहे तो माने या ना माने, और अगर माने तो अगर चाहे आवश्यक संशोधन करना तो वो भी उसमें कर सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 है, और अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है भारत की संसद अर्थात लोकसभा तथा राज्यसभा, राज्यों की सभी विधानसभाएं और दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभाएं हैं। तो इन सभी के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को चुना जाएगा या वोट में भाग लेंगे। एशिया की सबसे लंबी नदी है, बहुत ही आसान प्रश्न है, यांगतीसी है, जो कि चीन में प्रवाहित होती है। लगभग 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, जो कि तंजानिया नामक देश में स्थित है। अगला प्रश्न है, बेसाल्ट सेल का एक उदाहरण है। तो बेसाल्ट सेल, या इसको ऐसे कहें कि आग्नेय शेल का उदाहरण है आग्नेय शेल का उदाहरण है बेसाल्ट सेल, ग्रेनाइट, डोलोमाइट आदि। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह 10% होता है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो मेगास्थनीज सेल्यूलस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था और इंडिका नामक पुस्तक की इसने रचना की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था। तो फ्रेंड्स, हमें बहुत ही आसानी से पता चल रहा है ऑप्शन से कि फायान इसके राज दरबार में नहीं था। इसके राज दरबार में भी 9 रत्न थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के में वरामीर थे, धन्वंतरी, कालिदास, शंकु, वेताल, घटकर पर आदि। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के हाथी का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप अर्थात हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में जब हुआ था, तो महाराणा प्रताप के हाथी का नाम राम प्रसाद था, जबकि चेतक उसका घोड़ा था और मर्दाना मुगलों की तरफ से जो सेनापति था मानसिंह कछुआ, उसके हाथी का नाम था। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ था। तो गोविंद गुरु का जन्म हुआ था डूंगरपुर के बासिया गांव के बंजारा परिवार में, जिन्होंने संत सभा की स्थापना भी की थी डूंगरपुर के बासिया गांव के बंजारा परिवार में। अगला प्रश्न है, चेतावनीराज चुंगटिया किसने लिखे थे? तो चेतावनीराज चुंगटिया दिल्ली में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जब दरबार लगाया गया था, तो मेवाड़ के राणा फतेह सिंह का स्वाभिमान जगाने के लिए कुछ शॉर्टेज केतसी सिंह बारठ ने लिखे थे। उन्हें
चेतावनी चुंगटिया नाम दिया गया था। अगला प्रश्न है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के आगे पढ़ने के लिए जो छात्रवृत्ति की व्यवस्था की थी वो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी ने की थी। अगला प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, तो मत्स्य जनपद की राजधानी ऑप्शन नंबर बी विराटनगर थी, जिसका एक और नाम बैराठ भी है और जिसे आजकल जयपुर अलवर के क्षेत्र में देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पेंगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है, तो यह म्यांमार बर्मा में स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिर है। अगला प्रश्न है, तराइन का युद्ध किसने जीता? तराइन का प्रथम युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान ने जीता था, जबकि द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी ने जीता था। यहाँ पर प्रथम द्वितीय नहीं कहकर सन दिया हुआ है 1191 अर्थात तराइन के प्रथम युद्ध की बात चल रही है जो कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को के द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया था? तो फ्रेंड्स, कालबेलिया नृत्य राजस्थान का बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है जो कि कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाता है, जिसे 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना का नाम है गुलाबो। अगला प्रश्न है, संत मीराबाई के पति का क्या नाम था? तो मीराबाई के पति का नाम भोजराज था। रतन सिंह मीराबाई के पिता थे, जबकि संग्राम सिंह भोजराज के पिता थे। अगला प्रश्न है, चित्रकला बनी ठनी संबंधित है। बनी ठनी का अर्थ होता है सजी धजी। बनी ठनी किशनगढ़ शैली से संबंधित है और नागरीदास से संबंधित है। नियालचंद नामक पेंटर ने चित्रकार ने यह चित्रकला बनाई थी, जिसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है और भारत सरकार द्वारा इस पर डाक टिकट भी जारी किया हुआ है। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। तो चूरू जिले के ददरेवा ग्राम में लोक देवता या पंचपीर गोगा जी का जन्म हुआ था, जिन्हें जहार पीर भी कहा जाता है और इनका जो प्रमुख स्थान है वो गोगामेड़ी हनुमानगढ़ में स्थित है। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? अगला प्रश्न है, खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? तो 1730 में जब महाराणा अभय सिंह राठौड़ ने, जोधपुर के जो महाराजा थे मारवाड़ के, उन्होंने खेजड़ी वृक्ष लाने को बोला तो अमृता देवी 363 लोगों के साथ इस आंदोलन में शहीद हो गई थी। अगला प्रश्न है, पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, जो कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय गीत भी है। अगला प्रश्न है, NH-15 के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ है, तो NH-15 जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर से तो गुजरता है, लेकिन हनुमानगढ़ से नहीं गुजरता। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर होते हुए यह गुजरात की ओर जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो बहुत ही आसान प्रश्न है, उदयपुर की जयसमंद झील विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है राजस्थान की। पिछोला झील भी उदयपुर में और फतेह सागर झील भी उदयपुर में, जबकि राजसमंद जिले में। विष्णु के भक्त अलवार कहलाते हैं, जबकि पाशुपत और लिंगायत शैव समुदाय के भाग हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 124, किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय में उल्लेख है। रावी नदी का प्राचीन नाम परुष्णी था, हमें याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126, सूरसेन जनपद की राजधानी थी, तो सूरसेन जनपद की राजधानी है मथुरा। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 127, राजस्थान राज्य वर्तमान इस स्वरूप में किस तिथि को आया? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपूर्ण हो गया था, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है, तो फ्रेंड्स सामाजिक अध्ययन का स्तर माध्यमिक स्तर पर किया जाता है, उसके बाद तो सब्जेक्ट चयन कर लिया जाता है। शिक्षा में उद्देश्यों का वर्गीकरण अपनी पुस्तक में BS ब्लूम द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल है, तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आंतरिक क्रियाएं तथा बाह्य क्रियाएं दोनों शामिल होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक किसके अनुरूप होना चाहिए? सभी प्रकार की पाठ्य पुस्तकें विद्यार्थी के अनुरूप ही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, सामाजिक की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक प्रक्रिया बता रही है, तो वह किस विधि का उपयोग कर रही है? वह कथन विधि का उपयोग कर रही है। अगला प्रश्न नंबर
33 सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए विद्यार्थियों के सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 134 सामाजिक अध्ययन शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। तो ऐसी ऐतिहासिक स्थलों को घूमने पर उस विषय के प्रति रुचि जागृत होती है, उस विषय की बेहतर समझ हमें प्राप्त होती है तथा प्रत्यक्ष सूचना भी प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ब्लूम की पाठ्य योजना आधारित है। तो फ्रेंड्स ब्लूम का प्रश्न ये तीसरी बार रिपीट हो गया इसी पेपर में। ब्लूम की पाठ्य योजना शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण पर आधारित है, अर्थात उद्देश्यों पर। अगला प्रश्न है परियोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। किलपैट्रिक प्रायोजना विधि के जनक कहलाते हैं, उन्हीं के द्वारा यह कथन दिया गया। डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है, अर्थात बालकों के स्वतंत्र चिंतन अपने विचारों का जो प्रकटीकरण होता है वो निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा में हो पाता है। अपने विचार स्वतंत्र चिंतन को का मूल्यांकन अपने विचारों का मूल्यांकन इसमें कर सकते हैं। कौन सी फसल रबी की फसल है? तो फ्रेंड्स रबी की फसल होती है गेहूं, जौ, चना, सरसों। रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, फरवरी मार्च में काट ली जाती है। निम्न में से साबिया से दुबरी, तो साबिया से दुबरी NW2 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2, जबकि NW1 है इलाहाबाद से हल्दिया तक है। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की लिटरेरी साक्षरता जो दर है वो है 82.14। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 141 भारत में शीतकाल वर्षा कहाँ से उत्पन्न होती है? तो भारत में शीतकाल वर्षा भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है, जिसे मावट कहा जाता है। भूमध्य सागर के पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है सिंधु गंगा के मैदान जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, तो इस प्रकार के क्षेत्र को तराई कहा जाता है। आधुनिक औद्योगिकीकरण के सूत्रपात का श्रेय कोयले को कहा जाता है। अगला प्रश्न है टिकाऊ कृषि हेतु अर्थात कृषि में किस राज्य ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को निषिद्ध कर दिया? पूर्णतः उस समय यह करंट जीके का प्रश्न था या चर्चा में था, तो सिक्किम भारत का ऐसा प्रथम राज्य है जिसने पूर्ण रूप से जैविक खेती को अपना लिया है। अगला प्रश्न है किस लौह इस्पात की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से हुई? तो एक एक करके देखते हैं। बोकारो जो प्लांट है वो झारखंड में स्थित है, रूस की सहायता से इसकी स्थापना हुई। जबकि दुर्गापुर जो प्लांट है पश्चिम बंगाल में है और ब्रिटेन की सहायता से इसकी स्थापना हुई। राउरकेला उड़ीसा में है और जर्मनी की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। विजयनगर कर्नाटका में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सी नदी उत्कात भूमि के लिए प्रसिद्ध है या कुख्यात है? तो चंबल नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याकूत जनजाति का निवास स्थान उत्तरी साइबेरिया है। अगला प्रश्न है घग्गर नदी का मैदान। घग्गर नदी राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स अजमेर के पास स्थित ब्यावर में राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था 1889 में द कृष्णा मिल्स नाम से, द कृष्णा मिल्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो सबसे कम गंगानगर की है। अगला प्रश्न है 150 प्रश्न इसके हो गए। अब हम विज्ञान और गणित के प्रश्नों का सॉल्यूशन देखेंगे। प्रश्न नंबर 91 91 दो घनों के आयतनों का अनुपात। आयतन घन का होता है भुजा क्यूब, तो भुजा ज्ञात करेंगे, इसका घनमूल करेंगे 3, 64 का 4। अब इससे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इसका वर्ग करना पड़ेगा, तो 9, 4 का 16, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी बेलन के खंबे का, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 मीटर। बेलन के लिए 2πRh काम में लेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, तो 93 आप लोग देखेंगे और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 94 सीमा ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर 124 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी की तुलना में कितने अधिक अंक प्राप्त किए? 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गणित शिक्षण के उद्देश्यों की सटीक विशेषता नहीं है। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 डिलीट किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है।
तो फ्रेंड्स वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आंसर में अनुमान लगाया जा सकता है। निर्माण में कठिनाई होती है क्योंकि स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है बनाने में। जटिल प्रक्रियाओं को नहीं नापा जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? तो फ्रेंड्स प्रयोजना विधि को या प्रोजेक्टेड मेथड को औपचारिक रूप से कक्षा व्यवस्था में प्रयोग करना थोड़ा कठिन होता है। अगला प्रश्न है गणित की भाषा है। तो फ्रेंड्स गणित संकेतात्मक भाषा है। बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्न में से सही मायनों में गणित है। याद रखना पड़ेगा गणित एक अमूर्त विज्ञान है। अगला प्रश्न है गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नांकित में से नहीं है। तो फ्रेंड्स गणित शुद्ध होती है, परिणाम की निश्चितता भी होती है और मौलिक होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं पूछा है यहाँ पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? तो गणित जो है, गणित के अभ्यास से मानसिक प्रक्रियाओं का विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 104 में पूछा है सूचना तथा दूर संचार टेक्नोलॉजी विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामितीय शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है। अंतःक्रियात्मक श्वेत पट, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड जो आजकल आते हैं, जिसे कंप्यूटर के माध्यम से चलाया जाता है, डिजिटल होता है आजकल पढ़ाने में, यह बोर्ड काफ़ी यूज लिया जाता है, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नांकित के पश्चात किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स संश्लेषण विधि का उपयोग विश्लेषण विधि के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न 106 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। 107 जो है 107 का सॉल्यूशन करेंगे तो राइट आंसर 13। अगला प्रश्न है 108 का राइट आंसर हो जाएगा 5a - 2b a + b। अगला प्रश्न का राइट आंसर 9। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सॉल्व करने पर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x + 5 का होल स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 80 का कितना प्रतिशत 80 है? मेरे पास 80 रुपये हैं और किसी ने मेरे से पूरे 80 रुपये ले लिए तो मैंने मेरा 100% दे दिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टेलीविज़न विक्रेता से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4% हानि। ठीक से भी आप लोग कर सकते हो। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र के एक लक्ष्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न है साधारण ब्याज और मूलधन से संबंधित। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1600। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अगला प्रश्न है एक विश्वविद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1815। इस प्रकार के प्रश्नों में अंतिम संख्या या अंतिम मूल्य बराबर प्रारंभिक मूल्य गुणा 1 + r बटा 100 की पावर t, इस प्रकार से इसे कर सकते हैं। इस प्रश्न में पूछा है कि कौन सा प्रतिबंध लागू होता है। तो एक बार देख लेते हैं, ये कोण और ये कोण बराबर है। तो ये कोण भुजा और पुनः कोण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोण भुजा कोण नियम, डी। कोण भुजा कोण, ये कोण, ये भुजा और ये कोण के बराबर है। अगला प्रश्न है निम्न में से असमान समपूरक कोणों का संयुग्म है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है एक समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। समलंब चतुर्भुज से संबंधित प्रश्न है। इस प्रश्न को आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा समानांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की दूरी। प्रश्न नंबर 120, 56 सेंटीमीटर वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? तो परिधि का सूत्र होता है 2πr। आधे के लिए पूछा है तो 2 से भाग दे देंगे तो πr सूत्र से हो जाएगा। अगला प्रश्न है विज्ञान से संबंधित किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है? तो क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना में वलययुक्त संरचना पाई जाती है जिसे क्रिस्टी कहा जाती है। कीटहारी पादप कौन सा है? तो फ्रेंड्स कीटहारी जो पादप है ये ट्रिकुलेरिया है। ये ट्रिकुलेरिया ऐसा पादप होता है जिसके जो जल में पाया जाता है और जिसके शीर्ष पर थैलीनुमा संरचना होती है जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल में लाल ग्रह, बहुत आसान प्रश्न, मंगल ग्रह है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। DOTS की फुल फॉर्म हमें याद रखनी होगी, प्रत्यक्ष प्रेक्षित उपचार लघुपथ अर्थात डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। अगला प्रश्न है कौन सा समूह किलो कैलोरी
प्रति ग्राम आधार पर ऊर्जा प्रचुरतम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर वसा और तेल की बात चल रही है, वसा, तो जबकि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। वसा में सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 9.1 9.2 कैलोरी के आसपास 1 ग्राम वसा में। अगला प्रश्न है, ल्यूटीनकारी हार्मोन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? एलएच हार्मोन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि के माध्यम से शुक्राणु उत्पन्न करने में सहायता करते हैं। लैंगिक और अलैंगिक जनन के बीच एकांतरण की कार्यनीति विषम युग्मज कहलाती है। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष से संबंधित कौन सा है? तो फ्रेंड्स भावात्मक प्रश्न, मनुष्य की जो 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावनात्मक या भावात्मक, तो आप देखेंगे वैल्यूइंग अर्थात अनुमूल्यन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी विशेषता एक उत्तम परीक्षण की नहीं है? तो उत्तम परीक्षण विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं, विभेदकारी होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी योजना। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है? तो प्रक्षेपी अर्थात प्रोजेक्टेड टीचिंग एड इज ओवरहेड प्रोजेक्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है? मानसिक निष्कर्षों की बात चल रही है, तो समस्या समाधान विधि मानसिक निष्कर्षों से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है? तो वैज्ञानिक नियम विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आते हैं। वैज्ञानिक नियम विज्ञान के प्रोडक्ट के अंदर आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नवाचारी शिक्षण विधि में शिक्षण के उद्देश्यों के सभी घटकों का समावेश होता है? मस्तिष्क उद्वेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विज्ञान की शिक्षण अर्थात विज्ञान शिक्षण में अधिगम की कठिनाइयों के निदान के बाद किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? फ्रेंड्स, निदानात्मक शिक्षण में उस छात्र की त्रुटियों का पता लगा लिया जाता है, उसके बाद में उस त्रुटियों को निराकरण या समाधान करने के लिए जो शिक्षण होगा उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। अगला प्रश्न है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो यह बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, तो ये प्रक्रिया मूल्यांकन कहलाती है। मूल्यांकन ऐसी प्रक्रिया है जो बालक ने किस सीमा तक अधिगम कर लिया है उसके बारे में हमें बताती है। अगला प्रश्न है, परिभाषित करना अर्थात संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक पहलू में परिभाषित करना आता है। अगला प्रश्न है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन निम्नांकित में से कौन सा पद निश्चित रूप से पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर शिक्षण पद। अगला प्रश्न है, कितना बल लगेगा? बल का सूत्र होगा F बराबर ma, क्योंकि डोरी लटकी हुई है इसलिए F बराबर mg। m का मान दे रखा है 0.75, g का मान 9.8। तो जब दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे या गुणा करेंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा 7.35, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक लोलक है और एक लोलक दोलन कर रहा है, इस प्रकार से लोलक दोलन करता है, तो कौन सा कथन सत्य है? अधिकतम विस्थापन अर्थात इस अवस्था में अधिकतम विस्थापन में, अब इस अवस्था में पिंड रुका हुआ है या लोलक रुका हुआ है, तो रुका हुआ है अर्थात गति 0, तो गतिज ऊर्जा 0 और गतिज ऊर्जा 0 तो स्थिति ऊर्जा अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तापमान संभव नहीं है? तो फ्रेंड्स -8 केल्विन संभव नहीं है। 0 केल्विन के नीचे जाना लगभग संभव नहीं है। 1 जूल तुल्य होता है? तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, गलती करने के पूरे चांसेस हैं। 1 कैलोरी में होता है 1 कैलोरी में लगभग 4.2 जूल। तो यहाँ पर 1 जूल का मान पूछा है, तो 1 जूल का मान हो जाएगा 1/4.2 कैलोरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक समतल दर्पण में 2 मीटर की ऊंचाई की वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम ऊंचाई दर्पण की कितनी होनी चाहिए? तो किसी भी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम दर्पण की ऊंचाई उस वस्तु की आधी होना चाहिए, अर्थात 2 मीटर का आधा 1 मीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि का संचरण होता है, ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग होती है। अनुदैर्ध्य प्रगामी तरंग ऐसी तरंगें होती है, अनुदैर्ध्य तरंग ऐसी तरंगें होती है जिनके कंपन तरंग संचरण की दिशा के समानांतर हो, जबकि अनुप्रस्थ में लंबवत होते हैं। प्रकाश तरंगे इसका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस है? तो हरित गृह गैस है ऐसी वस्तु जो वातावरण के टेम्परेचर को, या ग्रीन हाउस गैस आप ज़्यादा इजी वे में समझ सकते हैं, CO2 है, मेथेन है, नाइट्रस के ऑक्साइड हैं और CFC आदि। तो इसका राइट आंसर डी, नाइट्रस ऑक्साइड।
अगला प्रश्न है अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। अमोनियम का सूत्र होगा NH4+। नाइट्राइट जब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाएंगे NH4 यहाँ आ जाएगा और ये 1 यहाँ चला जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा NH4 का होल थ्राइज N। अगला प्रश्न है डेक्रोन में क्या मोनोमर काम में लेंगे, तो डेक्रोन को टेरिलिन भी कहा जाता है और टेरिलिन बनाया जाता है, हमें याद रखना पड़ेगा, एथिलीन ग्लाइकोल तथा टर्पथेलिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमाशय या पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH का होल ट्वाइस काम में लिया जाता है। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है, सर्वाधिक प्रतिशतता कार्बन की होती है एंथ्रेसाइट में। पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रेसाइट कोयले के 4 प्रकार हैं। आउटपुट उपकरण है, आउटपुट अर्थात विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इससे कंप्यूटर को जोड़ा जाता है और उसमें उस डिस्प्ले पर हमें कुछ दिखाई देता है, प्रोग्राम दिखाई देंगे तो बाहर ये आउटपुट प्रकार का उपकरण है। पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, तो फ्रेंड्स पेनिसिलियम की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में बताया था, कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। और रॉबर्ट कोच जो है हैजा आदि बीमारियों से संबंधित है, टीबी के प्रथम बार पता लगाया था, टीबी के जीवाणुओं के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत बहुत धन्यवाद और ज़रूर सब्सक्राइब करें।